नमस्कार, स्वागत है आप सभी का माई करियर चैनल पर। आज आधुनिक भारत के इतिहास में जो हमारा टॉपिक है उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं हम? भारत में फ्रांसीसियों का आगमन पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको एक याद करने के लिए एक ट्रिक बताई थी, PDEDF। क्या बताया था? PDEDF। ठीक है, इसके बाद F के बाद S भी आता है, लेकिन S का इतना कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। एक्चुअल में ये आते हैं और आके चले जाते हैं, यानी कि ये स्वीडिश कंपनी की बात हो रही है, S जो थी। ठीक है, और सबसे लास्ट में आती है ये 1731 के आसपास। ठीक है, तो इसका कोई इतना खास रोल नहीं है, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यूरोपीय भारत में कितनी यूरोपियन कंपनियां आई थी, तो 5 तो ये हो गई और छठी कौन सी थी? स्वीडिश कंपनी है। ठीक है, तो 6 कंपनियां थी। हालांकि जो स्वीडिश कंपनी है इनका जो व्यापारिक क्षेत्र था वो चाइना में था पूरा, जो इनका व्यापार था। भारत में सिर्फ ये 1731 में आए और चल दिए, कुछ खास इन्होंने किया नहीं। लेकिन हमने क्या देखा था इससे पहले? हमने देखा था पुर्तगाल पढ़ लिया था, हमने डच पढ़ लिया था, उसके बाद हमने इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन के बारे में पढ़ लिया था। उसके बारे में ये डी जो एक और आपको दिख रहा है, ये है डेनिश। तो क्योंकि डेनिश का भी इतना बड़ा कोई रोल नहीं है भारत में व्यापार का, लेकिन क्या होता है अगर कभी क्रम पूछा जाता है आपसे, ठीक है, क्या होता है कभी अगर आपसे क्रम पूछा गया कि फ्रांसिस कंपनी का क्रम कौन सा है भारत आने में, तो अब जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं तो हम क्या बोल देंगे कि चौथा था। या कभी आपको क्रमानुसार लगाने के लिए कह दिया तो भी इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम डेनिश को पहले देख लेंगे। बहुत ही छोटा टाइम पीरियड था इनका। डेनिश कंपनी के बारे में हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ये जो डेनिश थे ये कहाँ के थे? डेनमार्क के थे। ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा होगा। ये जो डेनिश कंपनी थी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। कहाँ के थे ये? तो ये थे डेनमार्क के। डेनमार्क के थे। और कब आए थे ये भारत में? तो भारत में ये आए थे 1616 को। ठीक है, कब आए थे भारत में ये? 1616 को आए थे। और 1616 को ये भारत आए और इन्होंने जो अपनी सबसे पहली जो फैक्ट्री लगाई थी वो लगाई थी तंजौर में। कहाँ लगाई थी इन्होंने? तंजौर में। ठीक है, तंजौर में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री लगाई थी। और कब लगाई थी ये? तो ये लगाई थी इन्होंने 1620 में। ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद ये लोग कहाँ? इसके बाद जो नेक्स्ट इन्होंने जो एक और फैक्ट्री इन्होंने 2 जगह फैक्ट्री लगाई थी। एक लगाई थी तंजौर में और एक लगाई थी सीरमपुर में। ठीक है, ध्यान देंगे। सीरमपुर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। और ये कब लगाई थी इन्होंने? ये लगाई थी 1774 के आसपास, नहीं 1674 के आसपास। ठीक है, ध्यान देंगे कब लगाई? 1674 के आसपास। तंजौर हमारा कहाँ पड़ता है? तो तंजौर पड़ता है तमिलनाडु में। तंजौर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। और जो सीरमपुर है वो कहाँ पड़ता है हमारा? वो पड़ता है बंगाल में। तो तंजौर हो गया हमारा तमिलनाडु और सीरमपुर हो गया बंगाल। ठीक है, ध्यान देंगे। कब आए थे ये लोग? तो ये आए थे 1616 में भारत आए थे। इन्होंने 2 फैक्ट्रियां, बस इनकी 2 ही फैक्ट्री भारत में लगी थी। एक लगी थी तंजौर में 1620 में इन्होंने लगाई थी, और दूसरी इन्होंने लगाई थी सीरमपुर में। ये लगाई थी इन्होंने 1676 में। 1676 में लगाई थी, 74 नहीं 76 में लगाई थी। ठीक है, और लेकिन अब इनको जब यहाँ ये लोग आए तो इनको क्या लगा कि यहाँ पे इनकी दाल नहीं गलने वाली।
क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जो क्या बोलते हैं, इनके साथ जो अत्याचार कर रहे थे वो ब्रिटिश कंपनी थी। तो इन्होंने क्या नहीं, ये लोग वो सारी चीज़ें ना डच को झेल पा रहे थे, ना पुर्तगालियों को ये लोग झेल पा रहे थे, और अंग्रेज़ों को तो कौन ही झेल पाया था। तो इनको क्या हुआ था, इन्होंने ये नहीं अपनी जड़ें जो है ये भारत में व्यापारिक दृष्टि से नहीं जमा पाए। तो इन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करते हैं, क्योंकि अब इनको लगा कि इन्होंने कोठियाँ तो लगा दी थी यहाँ पे, ठीक है, बार बार इनके युद्ध हुए जा रहे थे, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी व्यापारी के साथ इनको दिक्कत हो जा रही थी। और जो यहाँ के जो क्षेत्रीय व्यापारी थे वो भी इनके साथ इतना व्यापार करना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो डेनिश जो कंपनी थी इसने क्या करा, 1745 के आसपास इन्होंने क्या करा, पूरी अपनी जो दोनों ही कंपनियाँ हैं, ठीक है, 1745 में इन्होंने क्या करा, भारत छोड़ दिया और अपनी जो कंपनियां हैं वो किसको बेच दी थी, आधे दामों में। किसको बेच दी इन्होंने बेच दी थी ब्रिटेन को। किसको बेच दी इन्होंने, ब्रिटिश कंपनी को बेच दी थी, ठीक है। तो ये तो इतना क्या था, ये डेनिश कंपनी के बारे में हम पढ़ रहे थे। बस डेनिश कंपनी के बारे में आपको इतना ही देखने को मिलेगा। सिर्फ 2 कोठियाँ इन्होंने लगाई थी, एक तंजौर में लगाई थी, दूसरी सीरमपुर में लगाई थी। तंजौर तमिलनाडु में पड़ता है, सीरमपुर आपका बंगाल में पड़ता है। तंजौर में लगाई थी 1620 में और सीरमपुर में लगाई थी 1676 में, ध्यान रखेंगे। 1745 में इन्होंने क्या कर दिया था, भारत छोड़ दिया था। तो ये था हमारा डेनिश कंपनी के बारे में, ध्यान रखेंगे। चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। तो अब देखते हैं भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। भारत में फ्रांसीसियों का जो आगमन था वो कब हो गया था, वो हो गया था 1664 में। कब हुआ था, 1664 में। लेकिन हुआ क्या, 1664 में वैसे ही इनका आगमन था जैसे ब्रिटिशर्स का आगमन कब पढ़ा था हमने, ब्रिटिशर्स का आगमन हमने कब पढ़ा था, हमने पढ़ा था 1597-98 का क्या माना जाता है, ब्रिटिशर्स का आगमन माना जाता है। लेकिन अगर हम बोलें कि पूरा स्थायी रूप से अगर हम बोलें तो कब माना जाता है, तो वो माना जाता है 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। 1597 वाला जो टाइम है इनका वो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि उस टाइम जो भी व्यापार करने जो आ रहे थे, वो जो व्यापारी थे उन्होंने खुद को व्यापारी ना बोलकर वो क्या बोलते थे, यात्री बोलते थे, ठीक है। लेकिन आए तो वो भी ब्रिटेन से ही ना, ठीक है। तो हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ये होता है कि सबसे पहला ब्रिटिशर्स कब आए थे, तो 1597 की बात करते हैं। लेकिन अगर कंपनी की अगर बात करें तो 31 दिसंबर 1600 हमारा आंसर होगा, ठीक है। वैसे ही इनका भी क्या था, फ्रांसीसियों का भी क्या था, आए तो ये कब थे, 1664 में आए थे। लेकिन जब 1664 में ये पहली बार जब भारत आए थे तो ये कैसे आए थे, यात्री बनकर आए थे। और इनका उस टाइम पे कोई व्यापारिक उद्देश्य नहीं था भारत में, ठीक है। तो 1664 में आए, छुटपुट व्यापार करके चले गए, कोई इतना बड़ा इन्होंने टारगेट नहीं किया। और फिर जब वापस गए तो सेम बाकी व्यापारियों की तरह वहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, फ्रांस जब वापस गए ये लोग 1664 के बाद जब वापस फ्रांस गए तो वहाँ पे इन्होंने भारत के बारे में बखान किया। और भारत के बारे में जो भी इन्होंने अपने राजा से, उस समय राजा कौन थे यहाँ पे फ्रांस में, इस समय राजा थे लुई 14। कौन थे, लुई 14, ठीक है, ध्यान देंगे। ये जो लुई 14 है इनका एक मंत्री थे, इनका एक मंत्री था जिसका नाम क्या था, कोलबर्ट था। इनके मंत्री का नाम क्या था, कोलबर्ट था। क्या नाम था इनके मंत्री का नाम, इनके मंत्री का नाम था कोलबर्ट। इन्होंने क्या करा, कोलबर्ट ने क्या किया, लुई 14 के से बोला कि हम लोग भारत जा सकते हैं, हमारे कुछ लोग यहाँ से भारत गए थे और उन्होंने कहा कि वहाँ पे व्यापार करने के लिए, हालांकि वहाँ पे कंपनियाँ वैसे ही अपना व्यापार जमा चुकी है, जड़ें जमा चुकी है, लेकिन फिर भी हम क्यों ना हम भी अपना भाग्य वहाँ जाके आजमाएं और हम भी वहाँ पे व्यापार करें। तो इन्होंने क्या करा, लुई 14 के दिमाग में ये बात आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम क्या करेंगे, भारत में व्यापार करने के लिए राजी हैं, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं हम। ये तो था फ्रांस की बात, ठीक है। फ्रांस में इस समय कौन थे सत्ता पे, तो लुई 14 थे।
फ्रांस में कौन थे सत्ता पे? लुई 14। ठीक है। भारत में इस समय किसका शासन चल रहा था? तो भारत में चल रहा था औरंगजेब। किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का। औरंगजेब। ठीक है। ठीक है, किसका शासन चल रहा था? औरंगजेब का शासन। औरंगजेब का मैं आपको टाइम पीरियड बता देती हूँ, 1658 से 1707 तक इनका टाइम पीरियड चला था शासन। ठीक है, 1658 से 1707 तक। तो आप देखते जाएंगे कि कब कब इनके रहते रहते क्या क्या किया फ्रांसिस कंपनियों ने। ठीक है। अब और यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे सत्ता किसकी मानी जाएगी? औरंगजेब की, क्योंकि 1658 से 1717 है और इनका आने का टाइम क्या है? 1664 है। अच्छा, जब डेनिश कंपनी भारत आई थी, क्वेश्चन कभी ये आता है कि डेनिश कंपनी जब भारत आई थी उस समय भारत के शासक कौन थे? तो क्योंकि हमने क्या देखा था, डेनिश कंपनी का जो टाइम पीरियड था वो क्या था? 1616। याद होगा आपको, हमने अंग्रेजों के टाइम पे पढ़ा था कि 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई थी। किसकी मृत्यु हो गई थी 1605 में? अकबर की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो अकबर के बाद सत्ता पे कौन आए थे? अकबर के बाद सत्ता पे कौन आए थे? तो वो आए थे जहांगीर। और जैसे आपको थोड़ा सा अगर आप पीछे अब रिमाइंड करोगे तो आपको क्या वहां पे उत्तर मिलेगा कि 1608 में इनके दरबार में कौन गए थे? 1608 में जो राजदूत बन के आए थे, किसके? जॉर्ज प्रथम के जो राजदूत बनकर आए थे उनके, वो किसके दरबार में गए थे? जहांगीर के दरबार में गए थे। ठीक है। तो ये चीजें हम देखेंगे। और 1615 में एक और कौन आ गया था? एक और राजदूत आ गया था टॉमस रो के रूप में जहांगीर के पास। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। तो यानी कि डेनिश कंपनी कब आई? 1616 में। ठीक है। और उस समय, और 1615 में टॉमस रो आ गए थे। ठीक है। तो 1616 में कौन चल रहे थे उस टाइम पे? जहांगीर चल रहे थे। तो जब डेनिश कंपनी जब भारत आई उस समय भारत में कौन शासन कर रहा था? उस समय भारत में जहांगीर थे। और जब फ्रांसिस कंपनी भारत आई तो उस समय शासक कौन चल रहे हैं? क्योंकि 1664 आए और ये 58 में ही शासक बन गए थे। तो इस समय कौन है? इस समय है औरंगजेब। ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ेंगे। अब यहाँ तक सारी चीजें हो गई। और क्योंकि ये तो चलो शासन की बात हो गई, लेकिन व्यापारिक कंपनियां जो शक्तियां हैं यहाँ पे वो कौन कौन है? तो उसमें पुर्तगाल भी है। ठीक है, उसमें डच भी है। और उसमें कौन है? उसमें ब्रिटेन भी है। ब्रिटेन अब बहुत आगे बढ़ चुका था सारे कंपनियों में से। और उसमें डेनिश भी तो अभी था। डेनिश 1745 में जाता है, तो डेनिश भी आ चुका है। ये सारी चीज, ये सारे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये किसके प्रतिद्वंदी हैं? अब ये है फ्रांसिस कंपनी के प्रतिद्वंदी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कोलबर्ट ने इनको समझाया, लुई 14 को इन्होंने समझाया कि हमें क्या करना है, भारत में व्यापार करना है और हम वहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, लुई 14 की बात, कोलबर्ट की बात इन्होंने मान ली और लुई 14 ने क्या करा, एक कंपनी स्थापित करी। लेकिन ये जो कंपनी इन्होंने बनाई ये पूरी तरीके से कैसी थी? सरकारी थी। ये जो कंपनी, आज तक जो भी कंपनी भारत आ रही थी वो कैसी थी? व्यक्तिगत थी। लेकिन ये कंपनी जो थी ये कैसी थी? पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। और इसको इन्होंने क्या नाम दिया? इसको नाम दिया था कंपनी द इंडिस ओरिएंटल। क्या नाम था इसका? इस कंपनी का नाम था कंपनी द कंपनी ऑफ इंडिस ओरिएंटल। ठीक है, क्या नाम था कंपनी का? ओरिएंटल, द कंपनी ऑफ इंडिस ओरिएंटल। ठीक है, ये नाम दिया था। और जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ये पूर्ण रूप से कैसी कंपनी थी? ये सरकारी कंपनी थी। यानी कि ये जो कंपनी आई थी भारत में ये पूर्ण रूप से कैसी थी? सरकारी थी। फ्रांस की सरकार का इसमें पूरा भागीदारी थी। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक किसी एक पर्सन, कुछ लोग मिलके बना रहे थे, पूरी कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं था। इसमें क्या है, पूरी कंट्री इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सारा काम हो गया। अच्छा, कंपनी भी बन गई। तो इन्होंने क्या करा कि ये सारी चीज़ें कब हो रही है? ये 1664 के बाद हो रही है।
ठीक है। अभी जो 1664 में जो आए वो सिर्फ यात्री बनकर आए थे और छुटपुट व्यापार करके चले गए। तो ये क्या करते हैं 1667 में ये पहले व्यक्ति जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो है फ्रैंक कैरो। क्या नाम है उनका? फ्रैंक कैरो। 1667 की बात हो रही है। 1667 में पहले जो व्यापारी होते हैं फ्रैंक कैरो। व्यापारी क्या, ये क्या होते हैं? डायरेक्टर होते हैं, एक्चुअली कंपनी के ये डायरेक्टर होते हैं। तो फ्रैंक कैरो आते हैं और इन्हीं के साथ एक और कौन व्यापारी आ जाता है भारत, तो वो होते हैं ईरानी व्यापारी होते हैं, जिनका नाम क्या होता है? मरकारा। क्या नाम होता है उनका? मरकारा। ठीक है। 1667 में ये दोनों ही कहाँ भेज देते हैं? कौन भेजता है इनको? लुई 14 भेजते हैं। पूर्ण रूप से सरकारी कंपनी थी। ये कंपनी के डायरेक्टर थे कौन? फ्रैंक कैरो, या कहीं कहीं आपको फ्रांसिस्को कैरो भी होगा। ठीक है, तो बात एक ही है। तो ये फ्रैंक कैरो आए और ये क्या थे? ये कंपनी के डायरेक्टर थे। ठीक है, ये भारत आते हैं। ठीक है, अब ये भारत आते हैं और भारत में ये क्या करते हैं? सूरत में सबसे पहले ये अपनी जगह कहाँ पे जमाते हैं? तो ये जमाते हैं सूरत में। सूरत में क्या करते हैं? 1668 में ये अपनी पहली कोठी लगा देते हैं। 1668 में कहाँ है ये? सूरत में। सूरत में ये क्या करते हैं? अपनी पहली कोठी लगा देते हैं। ठीक है, कहाँ लगाई इन्होंने? 1668 में सूरत में। अच्छा, 1668 में ही एक बहुत ही एक चीज हुई थी आपके लिए। अगर आपको याद होगा कि 1668 में क्या हो गया था? मुंबई किराए में मिल गया था किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, किसको मिल गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया था बंबई किराए में। ठीक है, कब? 1668 में। 1468 नहीं, 1668 में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? और सूरत में ऐसा नहीं है कि ये अकेले सिर्फ कौन फ्रांसीसी थे, बल्कि यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे तो पहले ही इतने सारे लोग पुर्तगाल, डच और ब्रिटेन अपना व्यापार फैला चुके थे। तो अब सूरत में इनको क्या लगा? फ्रैंक कैरो को लगा कि यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ है, शायद हमसे नहीं हो पाएगा। क्या लगा इनको? कंपटीशन इनको बहुत टफ लगा और इन्होंने सोचा कि हमसे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, हमें कहीं और व्यापार करने के लिए जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इन्होंने सोचा कि हम व्यापार करने जाएं, लेकिन कहाँ जाएंगे हम? तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो हम भी कुछ अलग। वहाँ के जो गोलकुंडा के जो शासक थे उनको याद आया 1632 में उन्होंने किसके लिए फरमान दिया था? 1632 में गोलकुंडा के शासक ने, तो उन्होंने ब्रिटेन के लिए दिया था। ठीक है, तो यहीं पे उन्होंने गोलकुंडा के शासक से जो भी है अनुमति मांगी, या उन्होंने जो भी उनसे आज्ञा प्राप्त करी और उन्होंने कहा कि हमें कहाँ का, हमें क्या दो। कौन गए उनके पास? फ्रैंक कैरो और मरकारा गए। उनके पास गए और उनसे उन्होंने कहा कि हमें मसूलीपट्टनम में क्या दे दीजिए, थोड़ी सी जगह दे दीजिए। तो आपने सबके लिए आपने जगह दी है, तुम क्या कंपनी बनाने के लिए, कोठी बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हमें भी व्यापार करना है यहाँ पे। हमारा भी मन है कि हम भी व्यापार करें। हालांकि सूरत में ये कर चुके हैं, सूरत में ये अपनी कोठी बना चुके हैं, लेकिन अब इनकी नज़र कहाँ है? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमें मसूलीपट्टनम थोड़ा सा दे दो, जगह दे दो, ताकि हम वहाँ पे व्यापार कर सकें, हमें भी व्यापार की मंजूरी दीजिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ठीक है भाई, सब लोग तो व्यापार कर रहे हैं, आप भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने क्या कर दिया? यहाँ पे मसूलीपट्टनम में एक और कोठी लगा दी। ठीक है, मसूलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम बात एक ही है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने कोठी लगा दी। तो इन्होंने, और ये कहाँ पड़ता है वर्तमान में? ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इन्होंने यहाँ पे कोठी लगा दी, और कब लगाई ये? तो ये लगाई इन्होंने 1669 में। कब लगाई? 1669 में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में भी इन्होंने, तो पहली तो इन्होंने कहाँ लगा दी? सूरत में। दूसरी इन्होंने कहाँ पे लगा दी? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने कोठी लगा दी, सब कुछ कर दिया। और यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या क्या कितना इनको क्या लगा कि सूरत से आएंगे तो हम मसूलीपट्टनम में हम कुछ बहुत अच्छा कर जाएंगे। कैसे करते? जो कंपटीशन इनको यहाँ था वही कंपटीशन इनको यहाँ भी मिल गया। क्यों?
कैसे मिल गया था? तो आपको याद होगा कि पुलिकट में तो पहले ही कौन बना चुके थे? पुलिकट में डच बना चुके थे, ठीक है। पुलिकट में कौन थे वो उस समय? तो पुलिकट था डच के पास। डचों ने वहाँ पे गोल्डरिया किला बनाया था, क्योंकि क्या होता था वहाँ पे वो लोग पैगोडा बनाते थे, ठीक है, स्वर्ण सिक्के बनाते थे, टकसाल था उनका वहाँ पे। तो पुलिकट इनके पास आज किसके पास है? यहाँ पे ये समझ लो, यहाँ पे पुलिकट हो गया। और पुलिकट में किसका किला है? ऑलरेडी पुलिकट में गोल्डरिया नाम का किला है, जो किसका है? गोल्डरिया नाम का किला किसका है? ये है डच का, ठीक है। क्यों इन्होंने यहाँ पे ये किला बनाया है? क्योंकि इनको टकसाल, यहाँ पे क्या थे इनके? टकसाल था। टकसाल कौन किस चीज का था? स्वर्ण पैगोडा, ठीक है, स्वर्ण सिक्के यहाँ पे ये ढालते थे। तो ये पुलिकट, तो पुलिकट में किसका किला है? वो इनका डचों का है। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, मद्रास की अगर बात करें तो मद्रास में भी किला है। मद्रास में किसका किला है? मद्रास में है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का किला कौन सा है? तो वो है सेंट जॉर्ज, ठीक है, सेंट जॉर्ज। अब इनको इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे हर जगह किले ही किले हैं, और ऑलरेडी यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं, तो हम तो यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे। ये किसका था? ये अंग्रेजों का था। किसका था? ये अंग्रेजों का था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा? इन्होंने भी एक क्या बना दिया? किला बना दिया यहाँ पे। नहीं, इनको ऐसे लगा कि यार यहाँ पे इतना बड़ा कंपटीशन है, हम कैसे करेंगे, हमारे बस का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि बस की ऐसा नहीं था कि इनके नहीं था, इनको, क्योंकि ये बाद में आए थे, तो यहाँ पे तो जो नॉन अभी व्यापारिक शक्तियाँ थी, उन्हीं को तो लोग, जो क्षेत्रीय व्यापारी थे वो तो अभी इन्हीं को जानते थे, इनको जानने में तो अभी टाइम लगेगा उनको। तो इन्होंने क्या करा, इनके दिमाग में क्या बात आई? फ्रैंक कैरो के एक सेनापति थे, उनका नाम था डी लाहे। क्या नाम था उनका? डी लाहे। ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डी लाहे नाम था उनका। उन्होंने क्या करा, उनके दिमाग में एक खुरापात चढ़ा, और उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 1669 में ये मसूलीपट्टम में आ रखे हैं, लेकिन इनको क्या लगा, यहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ लगा। इनको लगा कि यार कहीं हम ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा अलग हो, जहाँ पे हम अकेले हो, और वहाँ पे हम अपना आराम से व्यापार कर सके, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि थोड़ा सा आगे क्या है, सेंट थॉमे एक जगह है, वहां पे इन्होंने क्या कर दिया, 1672 में कब्जा कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया इन्होंने? बिना पूछे इन्होंने क्या कर दिया? कब्जा। किसने किया ये? तो ये किया था डी लाहे के नेतृत्व में किया था। किसने? फ्रांसीसियों ने। अब ये कब्जा कर दिया, और यहाँ पे कौन है? डच है। डचों ने ये बात किसको पहुंचाती? गोल्डरिया के, जो उस समय कौन थे, जो गोलकुंडा के जो शासक थे, उनको ये बात पहुंचा दी, क्योंकि उन्होंने इनको अनुमति दी थी। तो गोलकुंडा के शासक ने क्या करा, उनको बहुत गुस्सा आया। और ये कब की बात हो रही है? ये हो रही है 1772 की बात, ठीक है। 1772 में इन्होंने क्या, एक ये अनैतिक 1672 की बात है, इन्होंने ये अनैतिक कदम उठा दिया, और क्या करा, बिना पूछे ही इन्होंने क्या कर दिया, कब्जा जमा दिया। कहाँ पे? सेंट थॉमे पे। ये बात डचों को पता लगी। अब डच तो वैसे ही पसंद नहीं करते थे कि इनको अब एक और व्यापारिक शक्ति आ गई, हमारा एक और कंपटीशन बढ़ गया है। तो इन्होंने क्या किया, डच ने क्या करा, ये बात किसको पहुंचा दी? गोलकुंडा के शासक को पहुंचा दी कि फ्रांसीसियों ने क्या कर दिया है, डी लाहे पे कब्जा कर लिया है। अब गोलकुंडा के जो शासक हैं उनको ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अनुशासित रूप से क्या दिया था इन्होंने, मसूलीपट्टम में इनको जगह दी थी। तो उन्होंने क्या करा, उनको बुरी लगी, उन्होंने क्या करा, डच के साथ मिलकर, डच और गोलकुंडा के शासक ने अपनी सेना, डच की सेना भी आई और गोलकुंडा की सेना भी आई, और उन्होंने किसके ऊपर हमला बोल दिया? फ्रांसीसियों के ऊपर, ठीक है। फ्रांसीसियों के ऊपर हमला बोल दिया। अब क्या हो गया यहाँ पे, फ्रांसिस सेना जो है क्या हो गई, हार गई। फ्रांसिस सेना हार गई, और क्या हुआ, ये सेंट थॉमे, डच, क्योंकि डच और गोलकुंडा की सेना जीत गई थी, तो गोलकुंडा के शासक ने क्या करा, ये सेंट थॉमे जो है ये किसको दे दिया, डच को दे दिया। डच यही चाहता था, उनको तो पकी पकाई खीर मिल गई कि चलो हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा बहुत डेवलप भी कर चुके थे, कौन, फ्रांसीसी। तो पहले ही आते ही इनको क्या हुआ,
पहली बारी में इनको क्या हुआ, बड़ा ही एक झटका लगा कि यार ये तो बहुत गलत हो गया, ठीक है। और ये बात अब कहाँ पहुंच गई, तो ये बात पहुंच गई फ्रांस में। फ्रांस में ये बात पहुंची कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हुआ है। अब फ्रांस से एक और व्यक्ति को भेजते हैं जिसका नाम होता है फ्रांसिस मार्टिन। एक और व्यक्ति को भारत भेजते हैं जिनका नाम क्या होता है, फ्रांसिस मार्टिन नाम होता है उनका, ठीक है। क्या नाम होता है उनका, फ्रांसिस मार्टिन नाम होता है। और इन्हीं के साथ एक और वेलांग लिस्पने करके एक और व्यक्ति आते हैं, वेलांग लिस्पने। यानी अगला जो कार्यभार था वो किसको देखना था, किसको देखना था, वो देखना था फ्रांसिस मार्टिन को भारत में, ठीक है। और अब ये कब की बात हो रही है, 1672 के बाद की बात हो रही है। तो फ्रांसिस मार्टिन जब भारत आए, एक्चुअल में जो फ्रांसिस मार्टिन थे वो बहुत ही मृदुभाषी थे। वो जिनके साथ भी बातें करते थे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से करते थे। और क्योंकि उनको पता था कि मैं किसी और देश में व्यापार करने जा रहा हूँ, तो मुझे उनके हिसाब से वहाँ पे काम करना पड़ेगा, इस बात को वो अच्छी तरीके से जानते थे। क्योंकि ये बहुत मृदुभाषी थे, इसीलिए आगे की चीज़ें सारी इन्होंने ही भारत में स्थापित करी। तो इनको क्या कहा जाता है, फ्रांसिस सत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में माना जाता है। क्या माना जाता है, फ्रांसिस सत्ता का, फ्रांसिस सत्ता का संस्थापक, ठीक है। किसको, फ्रांसिस मार्टिन को, ठीक है। तो अब ये क्या करते हैं, फ्रांसिस मार्टिन जब भारत आते हैं तो ये देखते हैं कि अब यहाँ से तो इनको खदेड़ दिया था, ठीक है। तो और इन्होंने क्या करा, फिर इन्होंने सोचा, एक वालीकोंडपुरम एक जगह है, वहाँ के जो सूबेदार थे, आंध्र प्रदेश का एक सूबा, हैदराबाद का एक सूबा था, उसका नाम था वालीकोंडपुरम। क्या था उसका नाम, उसका नाम था वालीकोंडपुरम। सूबे का नाम क्या था, वालीकोंडपुरम था, ठीक है। वालीकोंडपुरम के उस समय सूबेदार थे शेर खां लोदी। उसके कौन थे, शेर खां लोदी थे। तो ये किसके पास जाते हैं, शेर खां लोदी के पास जाते हैं। और शेर खां लोदी से ये क्या कहते हैं, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके सामने कि देखो हमसे गलती हो गई, और हम जिन्होंने भी वो सारी चीज़ें करी थी। अच्छा, ये फ्रैंक कैरो भी गोल्ड्रिया के राजा, गोलकुंडा के राजा से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि इन्होंने मसूलीपट्टम से भी इनको क्या कर दिया था, खदेड़ दिया था। तो फ्रैंक कैरो भी वापस किसके पास जाते हैं, गोलकुंडा के राजा के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने डीलाहे को क्या कर दिया, उसके पद से निष्कासित कर दिया है, और आप हमें मसूलीपट्टनम वापस दे दो। सेंट थॉमे हमें नहीं चाहिए वो, क्योंकि अब हार भी चुके हैं, चाहिए तो कैसे, अब तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो ये मसूलीपट्टनम इनके पास रह गया। और फ्रांसिस मार्टिन किसके पास गए, वालीकोंडपुरम के जो सूबेदार थे उनके पास गए, शेर खां लोदी के पास गए। और शेर खां लोदी ने, उन्होंने क्या कहा शेर खां लोदी को कि देखो हमारे से क्या चला गया, सेंट थॉमे भी चला गया है, और सूरत और मसूलीपट्टनम में हमारा इतना कुछ चल नहीं रहा है। हम चाहते हैं कि आप हमें कोई एक गांव हमें दे दीजिए व्यापार करने के लिए, हम वहीं पे रहेंगे, हम उसी में ही खुश रहेंगे। आप ये बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हम किसी के साथ लड़ाई करेंगे या किसी को कुछ कहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, व्यापार करना है यहाँ पे। तो जो वालीकोंडपुरम के जो सूबेदार थे शेर खां लोदी, उन्होंने क्या कर दिया, उनको एक गाँव व्यापार करने के लिए दे दिया। और ये गाँव क्या था, ये था पांडिचेरी। क्या था ये, पांडिचेरी। इन्होंने पांडिचेरी किसको दे दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। और कब की बात है ये, 1774 में। यहां पर इन्होंने क्या कर दिया, 1774 में इन्होंने क्या करा, यहां पे एक किला बनवा दिया। आते ही इन्होंने गांव बसाया, यहां पे किला बनाया, और किला का नाम क्या दिया इन्होंने, फोर्ट लुई। क्या नाम दिया इन्होंने, फोर्ट लुई। अब आपको दिख रहा होगा कि पुलिकट गोल्ड्रिया का किला किसने बनाया है, डच ने बनाया है। सेंट जॉर्ज का किला किसने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया है। और यहाँ पे फोर्ट लुई किसने बना दिया, तो ये बना दिया फ्रांसीसियों ने। किसने बनाया ये, फ्रांसीसियों ने, ठीक है, ध्यान देंगे। अब क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे 1774 में इन्होंने किला बना दिया और पांडिचेरी में अपनी
ये जो पांडिचेरी शहर है इसको बसाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? फ्रांसिस मार्टिन को ही जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे ये शहर, ये किला बना दिया, यहाँ पे बस्ती बसा दी और यहीं पर इन्होंने क्या कर दिया, अपना मुख्यालय बना लिया। इसको क्या किया इन्होंने, अपना मुख्यालय बना लिया। किसको? पांडिचेरी को। अब क्या होता है आगे जब ये देखते हैं तो इन्होंने क्या किया, अब इनको लगा कि चलो पांडिचेरी में भी सेटल हो गया, मसूलीपट्टनम में भी चल रहा है, सूरत में भी चल रहा है, कुछ और देखते हैं। क्योंकि इस तरफ क्या हो रहा था, ईस्ट की तरफ इन लोगों को लग रहा था कि हमारा कुछ इतना ज़्यादा अभी प्रसार हम नहीं कर पाए हैं, तो इनको लगा कि हम क्यों ना दक्षिण पूर्व की तरफ भी देख लें, थोड़ा बहुत वहाँ पे भी कुछ अपना व्यापार स्थापित करें। तो इसके बाद इन्होंने ये सारी यहाँ पे सेटल करने के बाद ये किस तरफ बढ़ गए, बंगाल की तरफ बढ़ गए। बंगाल में क्या होता है, बंगाल में एक सूबेदार होते हैं जिनका नाम क्या होता है, शाइस्ता खां, ठीक है। बंगाल के एक सूबेदार हैं जिनका नाम क्या है, शाइस्ता खां होता है। और शाइस्ता खां से ये क्या करते हैं, एक जगह मांगते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, व्यापार करने के लिए एक जगह चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ सेटल करके गए, अब कहाँ चले गए इनका, अब इनकी नजर कहाँ पड़ रही है, बंगाल पर। कहाँ पड़ रही है, बंगाल पर, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, शाइस्ता खान ने इनको अनुमति दे दी कि ठीक है आप अपना व्यापार यहाँ पे करिए। और इन्होंने चंद्रनगर को क्या कर दिया, फ्रांसीसियों को दे दिया। चंद्रनगर किसको दे दिया इन्होंने, फ्रांसीसियों को। ठीक है। अब जब इन्होंने क्या करा, चंद्रनगर फ्रांसीसियों को मिल गया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपना कोठी लगाना जब शुरू करा। फ्रैंक मार्टिन को जब यहाँ पे अनुमति मिल गई, चंद्रनगर में जब फ्रांसिस्को मार्टिन को यहाँ पे क्या मिल गई, अनुमति मिल गई, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपना बस्ती बसाना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने यहाँ पे अपना बस्ती बसाना शुरू किया तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी किसको अच्छी नहीं लगी, ये डचों को। और ये कब की बात है, ये 1690-92 की बात है, ठीक है, 1690 और 92 की बात है। क्योंकि इतना टाइम तो इनको लग ही गया था बस्ती बस्ती बसाने में अपना। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि कासिम बाजार में भी, कासिम बाजार, पटना और ये हुगली, चिंसुरा, ये ऐसी जगह, इन जगह क्या था, यहाँ पे पूरा किसका व्यापार चल रहा था, पुर्तगाली भी बैठे हुए थे, डच भी बैठे हुए थे, अंग्रेज भी बैठे हुए थे, ये सारे लोग ऑलरेडी बैठे हुए थे। अब यहाँ पे कौन आ गए, फ्रांसिस भी आ गए। और तो इनको क्या लगा डचों को कि ये सबसे, क्योंकि जो पुराने लोग हैं वो, उनको तो अभी हम नहीं हिला पाएंगे क्योंकि उनकी तो जड़ें क्या है, खूब जम चुकी है। जो आ रहा है उसकी हम जड़ें जमने ही ना दें, ठीक है। तो डचों ने क्या करा, हमला बोल दिया किसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं इनके साथ छेड़छाड़ करी, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करी। इन्होंने क्या करा, सीधा हमला कहाँ पे बोल दिया, पांडिचेरी के ऊपर, ठीक है। क्या किया इन्होंने, पांडिचेरी पर हमला बोल दिया। कब, 1693 में। 1693 में अंग्रेजों ने क्या करा, पांडिचेरी पर हमला बोल दिया, सॉरी डचों ने। ठीक है, हमला कर दिया और हमले में क्या किया, पांडिचेरी जीत भी लिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, पांडिचेरी जीत भी लिया और पुर्तगाली फ्रांसीसी क्या हो गए थे, इसमें भी हार गए थे। तो अब होता क्या है कि इसी बीच क्या करते हैं ये लोग, इनके बीच में एक संधि होती है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती है और इनको क्या लगता है कि ये डच, अब ये पांडिचेरी इनसे छूट गया था और यहाँ पे हर जगह अब कौन व्यापार कर रहे थे, डच कर रहे थे। और अब ये कहाँ तक सिमटे हुए थे, मसूलीपट्टनम, सूरत और बंगाल में सिमटे हुए थे, कौन, फ्रांसीसी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 1698 में क्या होता है, इन्होंने क्या करा, 1698 के आसपास ये जो फ्रांसीसी और डचों के बीच में एक संधि होती है।
एक्चुअल में ये संधि फ्रांसीसी और डच के बीच में नहीं होती है, बल्कि और भी इसमें देश थे जिनके बीच में ये संधि होती है, लेकिन फेवर में क्योंकि ये संधि फ्रांसिस और डचों के बीच में रही, तो इसमें मेन जो रोल था वो किसका था? फ्रांसिस और डचों का था। इसलिए ये संधि किसकी मानी जाती है? फ्रांसिस और डचों की मानी जाती है। तो एक संधि हुई थी जिसका नाम क्या था? रिज्विक की संधि। ठीक है, संधि का नाम था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रिज्विक। रिज्विक की संधि हुई, और इस संधि में किस किस के बीच हुई थी ये? तो ये हुई थी डच और फ्रांसिस के बीच, फ्रांसीसियों के बीच। अब ये जब संधि हुई, कब हुई थी ये? 1698 में। ठीक है, कब हुई ये? 1698 में हुई। किसके बीच हुई थी? रिज्विक की संधि हुई थी। किस किस के बीच? तो ये हुई थी डच और फ्रांसीसियों के बीच हुई थी। और इस संधि में क्या हुआ था? जो पांडिचेरी था वो वापस किसको दे दिया गया था? इनको फ्रांसीसियों को दे दिया था। ठीक है, क्योंकि पहले भी इसमें यहाँ पे कौन थे? फ्रांसीसी थे। तो दोबारा से इनको क्या मिल गया इस संधि में? पांडिचेरी जो है वो किसको मिल गया? फ्रांसीसियों को मिल गया। कब? तो दोबारा कब ये पांडिचेरी दोबारा कब इनके कब्जे में आया? तो वो आया 1698 में। ठीक है, पुनः पांडिचेरी इनको प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं? जो फ्रांसिस्को मार्टिन जो होते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं? पूरी तरीके से बस्ती बसाना शुरू कर देते हैं, और ये पूर्ण रूप से पांडिचेरी किसका हो जाता है? ये फ्रांसीसियों का हो जाता है। और लास्ट में ये पांडिचेरी से कब जाते हैं? ये लास्ट में 1954 तक। कब तक रहते हैं ये? 1954 तक। जो फ्रांसीसी जो हैं वो 1954 तक भारत में पांडिचेरी में रहते हैं। 1954 में जाके ये क्या करते हैं? पांडिचेरी को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद क्या होता है? यहाँ तक 1698 में। फिर इसके बाद इंडिया में ये लोग इतना ही देखते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है? यहाँ मॉरिशस में भी क्या करते हैं ये लोग? मॉरिशस में 1721 में अपना व्यापार स्थापित कर देते हैं। कहाँ करते हैं ये? मॉरिशस में 1721 में। ठीक है, ध्यान देंगे। और फिर उसके बाद माहे में भी ये 1724 में अपनी बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, माहे में 1734 में, और 1721 में मॉरिशस में। ये भारत से बाहर भी इनकी क्या थी? क्या कर दिया इन्होंने? व्यापार बढ़ाना शुरू कर दिया। तो 1721 में इन्होंने मॉरिशस में लगाया, और 1724 में माहे में, और कराईकल में भी इन्होंने कब लगाया? 1739 में इन्होंने कराईकल में भी इनका 1739 में इन्होंने कराईकल में भी अपनी बस्तियां, व्यापारिक बस्तियां बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, मॉरिशस में 1721 में, और माहे में 1724 में, और 1739 में कहाँ इन्होंने लगाई अपनी बस्तियां? कराईकल में। ठीक है, अब ये सारी चीजें हो गई, सारा सेटल इन्होंने कर लिया। इसी बीच क्या हो जाता है? कर्नाटक का युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये कर्नाटक का जो कर्नाटक के जो युद्ध होता है, इसमें क्या होता है? 3 कर्नाटक युद्ध, अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। ठीक है, लेकिन ये जो तीनों कर्नाटक जो युद्ध थे, इसमें क्या होता है? इनका जो बीज था, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये भारत से ही संबंधित था। ये फ्रांस और जो बाकी के ब्रिटेन, बहुत सारे देश इसमें जुड़े हुए थे। लेकिन क्योंकि कर्नाटक का युद्ध इसे इसलिए बोला जाता है कि इसमें जो फ्रांस और ब्रिटेन जो थी, ब्रिटेन की जो सेना थी वो कहाँ लड़ रही थी? प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो वो कर्नाटक का ही क्षेत्र था, इसलिए इसको कर्नाटक युद्ध बोला जाता है। एक्चुअल में ये होता क्यों है? तो 1739 में आपने देखा होगा कराईकल में इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी, और 1742 के आसपास क्या हो जाता है कि जो ये फ्रांसीसी होते हैं, अभी तक तो ये क्या था? इनका सिर्फ व्यापार को बढ़ाना था भारत में। लेकिन
42 के बाद इनको क्या हो जाता है, इनकी जो व्यापारिक नीति है उसमें क्या हो जाता है, आमूल परिवर्तन हो जाता है। मतलब थोड़ा सा इन्होंने क्या कर दिया, अपनी रणनीति को बदलने की कोशिश करी। और अब जो है 1742 के बाद जो इनका उद्देश्य बना भारत में रहने का, वो था साम्राज्य, अपना साम्राज्य भारत में बढ़ाना या फैलाना। तो ऐसा तो ब्रिटेन कभी नहीं होने देगा, क्योंकि अब ब्रिटेन का क्या था कि हम यहाँ पे राज करेंगे। तो वही रीजन होता है कि कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। कितने युद्ध होते हैं? कर्नाटक के 3 युद्ध होंगे। और वही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो हम तीनों ही युद्ध के बारे में देखेंगे, इसमें बहुत अच्छे से देखेंगे, कर्नाटक का तीनों युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध रहेगा, जो 1746 से और 48 तक चला। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब चला था? प्रथम चला था 1746 से 48। ठीक है, ये जो युद्ध हुए थे ये लगातार ही होते रहे। 55 में एक बार गैप आ गया था, लेकिन उसके बाद 63 तक ये कंटिन्यू होते ही रहे। ठीक है, तो खैर वो बात की बातें हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रथम कर्नाटक युद्ध रहेगा, जो कब से कब लड़ा गया था, 1746 से 1748 तक। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग, आपको आशा है ये सारा आज समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अच्छे से प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।